हेलो, वेलकम टू यू ऑल इन टॉप स्टोरीज। असल में कुछ दिनों से हम लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की न्यूज़ में बार बार फोटोज देख रहे हैं और एक नेशनल हेराल्ड केस के बारे में भी हमें बार बार सुनने को मिल रहा है। आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, जिसमें राहुल गांधी को ईडी ने अपने ऑफिस बुलाया और 30 से ज़्यादा घंटों की पूछताछ की है। आइए इस बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस एक्चुअल में है क्या। इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं और समझते हैं कि इसमें अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसे ही हम ईडी कहते हैं। ये एक संस्था है। अब इस संस्था की एक खास बात क्या है कि ये पावर तो पुलिस की तरह रखती है या सीबीआई की तरह रखती है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कोर्ट की भी हैं। अब आप पूछेंगे कि सर, एक संस्था में कोर्ट की कैसे पावर आ सकती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी कोर्ट्स होते हैं। तो ईडी के सामने जो भी पर्सन या जो भी कम्युनिटी या जो भी सीईओ हो गया या जिसको भी इन्होंने बुलाया है बयान देने के लिए, अगर वो ईडी के सामने पर्सन आके बयान देता है तो उसे वो चेंज नहीं कर सकता। जबकि आप बहुत बार देख चुके होंगे कि पुलिस के सामने क्रिमिनल्स कैसे भी बयान दे देते हैं और उसके बाद कोर्ट में जाके पलट जाते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है और हमसे ये बयान ज़बरदस्ती निकलवाया गया है। तो कोर्ट भी उसे खारिज कर देती है कि ठीक है, ये बयान ज़बरदस्ती का था तो इसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये काम ईडी यानी इस डिपार्टमेंट के साथ नहीं हो सकता है। अगर वर्तमान में जैसे राहुल गांधी से 30 घंटे की ज़्यादा से पूछताछ हो चुकी है, तो वो जो 30 घंटों में बातचीत बोली गई है उसे रिकॉर्ड किया गया है और उसे यही समझा जाएगा कि उन्होंने कोर्ट के सामने वो बयान दिया है, ना कि किसी इंडिविजुअल ऑफिस में दिया है या किसी संस्था के सामने दिया है। मतलब इस बयान को कुल मिला के बदला नहीं जा सकता है। तो ईडी की एक्चुअल में बहुत एक्सट्रीम पावर होती है। अब देखिए, जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं, वो पिछले 3 दिनों से लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी उनको बुला रही है और उनसे लगभग 30 से ज़्यादा घंटों की पूछताछ हो चुकी है और भी आगे होने की संभावना बनी हुई है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग की अचानक से क्या बात हुई? एक्चुअल में एक केस है, नेशनल हेराल्ड केस। एक्चुअली में ये नेशनल हेराल्ड केस, अगर आपको नाम से लग रहा होगा कि किसी फॉरेनर का नाम है, नेशनल हेराल्ड नहीं, ये किसी फॉरेनर का नाम नहीं है। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है। अब इसमें कुछ फ्रॉड दिखा है और उसी के रिगार्डिंग राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम इसमें सबसे ऊपर आ रहा है और कांग्रेस के कुछ और लीडर हैं, उनका नाम भी साथ ही साथ आ रहा है। तो ईडी सबसे लगातार पूछताछ कर रही है। हाल फिलहाल कुछ जो कांग्रेस के लीडर हैं वो तो आज के टाइम पे एक्सपायर कर चुके हैं, तो खैर उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो अभी ज़िंदा हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे राहुल गांधी को, तो इनके हाथों में जो न्यूज़पेपर है वो नेशनल हेराल्ड है। अब नेशनल हेराल्ड जब उसके शेयर्स खरीदे गए थे कांग्रेस परिवार के माध्यम से, तभी की ये एक फ़ोटो है जो कि प्रेस रिलीज़ की फ़ोटो है। इसमें देख रहे हैं आप, अदर भी बहुत लोग दिख रहे हैं आपको जो कि कांग्रेस पार्टी के ही आपके लीडर हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो खरीदारी में या खरीद फरोख्त में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की खरीद में एक एलिगेशन लगाया है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरे के पूरे गांधी परिवार और कुछ लीडर्स ने इसमें टैक्सेशन की घपलेबाजी की है, यानी कि टैक्स मार लिया गया है इसको खरीदने में। तो वो चीज़ इसमें देखी जा रही है। अच्छा, तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये आखिर बात पता कैसे चली कि टैक्स की घपलेबाजी हुई है, क्या हुआ था, किसने रिपोर्ट की थी? तो ये देखिए, रिपोर्ट बीजेपी के एक एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने 2013 में इस नेशनल हेराल्ड में होने वाली घपलेबाजी के बारे में एक याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि इसकी खरीद में बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। यानी कि ये नेशनल हेराल्ड अधिग्रहण जो था वो एक्चुअल में जितने का था उतने का ना करके उससे बहुत कम दरों में या बहुत सस्ता ही उसे एक्वायर कर लिया गया था। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी हैं जो कि ईडी के ऑफिस में जा रहे हैं। और हुआ क्या है कि यहाँ पे जो स्वामी जी की कंप्लेन थी, जो बीजेपी के एमपी थे, उनकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग ट्रायल चला है कोर्ट में और उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अदर जो भी इनके मेंबर थे, उन्होंने 50 लाख रुपए
में इसे खरीदने की बात की थी और जो कि एक्चुअल में बन रहा था, जो पैसा बन रहा था वो 90.25 करोड़ रुपए बन रहा था, जो कि एजेएल, ये एजेएल क्या है? ये एजेएल एक ऐसी संस्था है जो कि नेशनल हेराल्ड के सारे राइट्स रखती है और इसे पब्लिश करती है। तो इन्होंने किया क्या है कि इसके शेयर्स खरीदे हैं। इन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की है, इन्होंने खरीदे हैं शेयर्स। अब शेयर्स खरीदने में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि शेयर्स खरीदने में जो टैक्स, जैसे आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें अगर 10 तरह के टैक्स लगते हैं, तो अगर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो ज़मीन ना खरीद के, तो वो टैक्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं और उसमें शायद 1 या 2 ही तरह के टैक्स लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। हालाँकि इन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके जो इन्हें 90.25 करोड़ रुपए पे करना चाहिए था, वो उन्होंने 50 लाख में ही एक्वायर कर लिया। अभी तो खैर यहाँ 50 लाख की बात हुई थी, बट एक्चुअली में यहाँ पे 5 लाख ही दिए गए थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 90 करोड़ 25 लाख रुपए की बात हुई और 50 लाख पे वो एग्रीमेंट तय किया गया और 5 लाख पे उसे सेटलमेंट कर दिया गया। और इसमें टैक्स की बहुत बड़ी घपलाबाजी हुई है, क्योंकि अगर 90.25 करोड़ रुपए अगर दिए जाते तो इस पे टैक्स भी अच्छा खासा बनता। नेशनल हेराल्ड के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर था वो जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश किया था। कितने ईयर में? 1938 में। और इसे पब्लिश कर दिया था। अब एजेएल जो ग्रुप है ये उसी टाइम से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को पब्लिश कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी यही कर रहा है। तो बेसिकली नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है और उसके ग्रुप का नाम क्या है? एजेएल, जो कि सारा का सारा प्रमोशन एक्टिविटी और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर्स वगैरह जो भी रखने का काम होता है वो सारा कुछ एजेएल के नाम पे होता है। तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल न्यूज़पेपर था, या बिज़नेस कह सकते हैं इसे, जैसे कि हमारे यहाँ इस वक्त एनजीओज़ वगैरह होते हैं वैसा कुछ। तो इसमें बात आखिर आ कहाँ रही है कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का अधिग्रहण कर लिया तो उसका क्या मिसयूज़ कर सकती है कांग्रेस, या क्या कर सकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में देखिए, नेशनल हेराल्ड जो था वो उर्दू में भी पत्रिका निकालता था, न्यूज़पेपर निकालता था, जिसका नाम था कौमी आवाज़, जो कि उर्दू में था, और हिंदी में वो नवजीवन के नाम से निकालता था, जो कि हिंदी में था। तो ये सारा कुछ इसका काम था, लेकिन ये काम तो ऑलरेडी 2008 में अप्रैल में बंद हो चुका था। तो आज के टाइम पे आखिर बात किस चीज़ पे अटकी हुई है कि ईडी राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को बुला के पूछताछ कर रही है, जिसमें सोनिया गांधी के भी आने के चांसेस बन चुके हैं और प्रियंका गांधी का नाम तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बिकॉज ये जो नेशनल हेराल्ड का स्कैम सामने आ रहा है, इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही है सबसे ऊपर, क्योंकि ये शेयर्स इन्हीं के नाम पे हैं। एक्चुअली में ये जो नेशनल हेराल्ड करके जो न्यूज़पेपर था, जो एजेएल करके इसके शेयर्स वगैरह और ग्रुप्स सब कुछ रखते थे अपने पास, इनके पास रियल एस्टेट यानी कि ज़मीन पे बिल्डिंग्स और ज़मीन बहुत सारा कुछ था। कहाँ कहाँ था ये? बहुत सारी सिटीज़ में था। एक तो दिल्ली में हो गया, फिर मुंबई में, फिर लखनऊ, पटना और पंचकुला में भी था। अब ये जो बिल्डिंग्स और ज़मीन थी, ये बिल्डिंग्स तो काफ़ी बड़ी थी और ज़मीन जो थे वो प्राइम एरिया में यानी कि काफ़ी महंगे एरिया में थे। इस वजह से किया क्या गया है कि इसे नेशनल हेराल्ड को ऑन पेपर ओनर बनने की जगह पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या किया है कि इसे एजेएल से इसके जितने शेयर्स थे, मैक्स टू मैक्स शेयर्स इन्होंने परचेस कर लिए। अब किसी कंपनी के अगर 100 शेयर्स होंगे और आप अगर उसे 51% परचेस कर लेते हैं तो उस कंपनी पे मालिकाना हक आपका हो जाता है। इन्होंने तो लगभग 90% से ऊपर शेयर परचेस कर लिए थे, वो भी बहुत कम प्राइस में, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये परेशानी आ गई है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो ज़मीन है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और पंचकुला में, इस पे भी इनका ओनरशिप डिक्लेयर हो रहा है और एक्चुअल में ये स्कैम इन्हीं ज़मीन रियल एस्टेट्स की वजह से ही किया गया है। देखिए, अभी नेशनल हेराल्ड में जो केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड केस, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो राहुल गांधी का शेयर्स है वो लगभग 154 करोड़ के अप्रॉक्स है, और ये इन्होंने जो शेयर्स लिए थे वो अप्रॉक्स 68 लैक्स में थे। अब आप समझ सकते हैं कि 68 लाख के शेयर लेके अगर वो 154 करोड़ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो इससे बड़ा दुनिया का कौन सा बिजनेस प्रॉफिट दे सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दे सकता है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, बट ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो भी ऐसा नहीं कि 100 या 150 सालों में ये चीज़ हुई है, शेयर्स के दाम बढ़ते रहते हैं। ये सडन जंप है।
रीज़न क्या बताया जब डिपार्टमेंट ने इसकी देख रेख करी और जांच पड़ताल करी, तो उसमें बताया कि जो मार्केट वैल्यू थी उन ज़मीन की, उन बिल्डिंग्स की और उन शेयर्स की, उसे बहुत ज़्यादा कम करके ख़रीद लिया गया इनकी जो भी पॉलिटिकल पावर थी उसके अकॉर्डिंग। और फिर बाद में मालिकाना हक के तहत इन्होंने एक्वायर कर लिया जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू थी 154 करोड़ की, यानी कि 68 लाख लगा के 154 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये सारा मुद्दा था। अच्छा, ये भी जो था ये देखिए, राहुल गांधी ने डायरेक्ट ओनरशिप अपने नाम पे या किसी पर्सन के नाम पे नहीं ली है। इन्होंने भी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था यंग इंडिया। अब ये यंग इंडिया के ओनर बने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और ये जो पूरी डील हुई है वो यंग इंडिया से डील हुई है YJL की। YJL जो कि नेशनल हेराल्ड को सारा कुछ इसके प्रॉफिट्स, शेयर्स वगैरह सब कुछ देखता था। और ये जो यंग इंडिया है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कंपनी है, जो कि बहुत पुरानी नहीं है, रिसेंट में फॉर्म कंपनी है, यानी कि ये नेशनल हेराल्ड के पर्पज से ही बनाई गई एक कंपनी है। तो यंग इंडिया ने एक्वायर कर लिया है किसको? नेशनल हेराल्ड को। तो ये इनडायरेक्ट वे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके ओनर निकल के आ रहे हैं। डायरेक्ट अगर निकल के आते तो सारी बात ही खत्म हो जाती, बिकॉज मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाता, और जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है उस पर इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लगाती, जो एक्चुअल टैक्स होता है। और उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। तो ये पूरी इसकी कहानी है। देखिए, अभी कांग्रेस का क्या कहना है इन सब मुद्दों पे, कांग्रेस का डिफेंस क्या चल रहा है। हालांकि जब राहुल गांधी की पूछताछ चल रही थी तो उसके बाद न्यूज़ निकल के आई कि ईडी को जो भी जवाब दिए गए हैं राहुल गांधी के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तो राहुल गांधी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसने इन्फ्लेशन, जीडीपी और जो जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनसे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये नेशनल हेराल्ड केस को इतना ज़्यादा लाइमलाइट में ला दिया है, जिससे कि लोगों का ध्यान चला जाए बिल्कुल उसकी तरफ। और जो आगे आने वाला चुनाव है सेंट्रल का, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा स्टेप बैक लेना पड़ जाए, या पब्लिक उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे कि इस पार्टी ने तो इतना बड़ा स्कैम किया है, ये दिखाने के लिए बीजेपी उनके साथ ऐसा कर रही है। हालांकि जो भी वकील हैं कांग्रेस के, उनका कहना यह है कि जो यंग इंडिया कंपनी है जिसके डायरेक्टर जो हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने जब भी ये जो एजेएल का शेयर्स खरीदे थे, तो बिकॉज एजेएल एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी थी, और जो यंग इंडिया है ये भी एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी है। एक्चुअली में नॉन प्रॉफिट एजेंसी का मतलब ये होता है कि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगभग 95 to 98% जो टैक्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने इसीलिए यंग इंडिया को भी नॉन प्रॉफिट एजेंसी बनाया है, और उसके थ्रू इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। तो इनके वकील का कहना यह है कि जब दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डील हुई है, तो लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी डिविडेंड, यानी कि जो भी बकाया राशि है वो कभी भी नॉन प्रॉफिट डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं आ सकती, या इनके शेयर होल्डर के ऊपर नहीं आ सकती, बिकॉज ये दोनों नॉन प्रॉफिट एजेंसीज हैं। लेकिन एक जो एजेंसी है एजेएल, ये तो आज़ादी से पहले के टाइम से शुरू हुई थी, तो इसे तो हम मान सकते हैं। लेकिन जो ये यंग इंडिया है, ये तो अभी रिसेंट में इसे ही एक्विजिशन के लिए, एजेएल के एक्विजिशन के लिए, यानी नेशनल हेराल्ड के एक्विजिशन के लिए ही इसे बनाया गया है। तो देखिए, इनके वकील का तो सीधा सीधा ये कहना है कि सो देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर फिजिकली कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है पेपर पे, तो सो वेयर इज़ नो मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि अगर फिजिकली कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी आप प्रूफ नहीं कर सकते, और ना ही कोई हुई है। बट इसके पीछे जो अच्छा खासा स्कैम निकलता हुआ दिख रहा है, वो तो राहुल गांधी के अकाउंट में अब जो फ्लैश कर रहा है वो 154 करोड़ है, रुपए के शक्ल में नहीं, ये शेयर्स के फेस वैल्यू में है। शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उसके उसमें है। अब सारी बात यहीं पे रुक जा रही है कि कांग्रेस के जो वकील हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो यंग इंडिया है इसे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझ के इसे छोड़ दिया जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि ईडी इस पे पूछताछ कर रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप तक फॉरवर्ड करता रहूँगा। एंड हियर आई रेस्ट माई वर्ड्स।